नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अज्ञे की रचना अज्ञे अपनी निगाह में। तो आइए इस रचना को विस्तार से वाचन करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद हम इसकी समीक्षा भी देखेंगे। तो इस रचना की अगर बात करें, अपनी निगाह में, ये अज्ञे की रचना है। और ये अज्ञे की किस प्रकार की रचना है? आत्मपरक रचना है, स्वयं के जीवन पर आधारित है। अपनी नज़र, निगाह यानी नज़र में अज्ञे क्या हैं और जीवन के जो अलग अलग पड़ाव आए हैं उनके बारे में अज्ञे क्या सोचते हैं, वो इस कथा में या इस रचना में वो संकलित किया है। यह उनकी आत्मकथा का हिस्सा है और उनके जीवन और सोच का प्रतिबिंब है। इसमें अज्ञे ने आधुनिक भारत की सांस्कृतिक और वैचारिक चुनौतियों पर अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से विचार किया है, जो भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाती है। यह कृति केवल यात्रा वृत्तांत ही नहीं, बल्कि व्यक्ति, समाज और आधुनिकता के जटिल संबंधों की पड़ताल भी करती है। यानी ये केवल उनके जीवन का यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि समाज, आधुनिकता के जो जटिल संबंध है उनके बारे में भी यहाँ विचार किया गया है। इस रचना की शुरुआत यहाँ से होती है कि कृतिकार की निगाह नहीं होती। यह तो नहीं कहूँगा कि जो लेखक है या कृतिकार है, कृति करने वाला है, उसकी निगाह या नज़र नहीं होती, ये तो मैं नहीं कहूँगा। पर यह असंदिग्ध है कि वह निगाह एक नहीं होती, कि उसकी नज़र एक जैसी नहीं होती, इस बारे में संदेह है। एक निगाह से देखना कलाकार की निगाह से देखना नहीं है। यानी कलाकार का प्रत्येक बात के प्रति, प्रत्येक जो विषय है उसके प्रति उसका नज़रिया अलग अलग होता है। स्थिर परिवर्तनहीन दृष्टि सिद्धांतवादी की हो सकती है, यानी जिसमें कोई बदलाव ना हो, ऐसी दृष्टि किसकी हो सकती है? जो सिद्धांत का पालन करने वाला हो, सुधारक, प्रचारक की हो सकती है। और भारतीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में अध्यापक की भी हो सकती है। पर वैसी दृष्टि रचनाशील प्रतिभा की दृष्टि नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो कृतिकार है या रचनाकार है, उसकी निगाह एक जैसी नहीं होती, यानी उसका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। देखने का नज़रिया एक जैसा किसका हो सकता है? किसके बारे में कहा है कि सिद्धांतवादी का एक जैसा नज़रिया हो सकता है, सुधारक या प्रचारक का हो सकता है, और भारतीय विश्वविद्यालयों के अध्यापक का नज़रिया एक जैसा हो सकता है। वो एक दृष्टि से, एक नज़र से किसी विषय को देख सकते हैं। लेकिन जो रचनाशील प्रतिभा है, व्यक्ति विशेष है, उसकी दृष्टि एक जैसी नहीं होती। वो उसके तथ्यों के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाता है। अज्ञे अपनी निगाह में, इस शीर्षक के नीचे अज्ञे अपनी निगाह में, ये इसका शीर्षक है। इस शीर्षक के नीचे यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है उसे इसीलिए ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह स्थिर उत्तर नहीं है। यानी अज्ञे अपनी नज़र में ऐसे हैं, ये इसको जैसे का तैसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अज्ञे स्वयं कृतिकार है। उनकी नज़रिया, उनका नज़रिया बदलता रहेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि स्थिर उत्तर नहीं है। यह भी हो सकता है कि उसके छपते छपते उसमें भिन्न कुछ कहना उचित और सही जान पड़ने लगे, कि जब तक उसको छापा जाए तब तक उनके विचारों में परिवर्तन आ जाए। चालू मुहावरे में कहा जाए कि यह केवल आज का, इस समय का कोटेशन है, कि अज्ञे के अपने जीवन के बारे में ये केवल आज के विचार हैं। कल को अगर बदला जाए तो यह न समझना होगा कि अपनी बात का खंडन किया जा रहा है, केवल यही समझना होगा कि वह कल का कोटेशन है जो कि आज से भिन्न है। अर्थात आने वाले समय में, यानी जब इस रचना को छापा जाए, इस लेख को छापा जाए, तब तक हो सकता है इसमें परिवर्तन आ जाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उस बात का खंडन किया है। इसका अभिप्राय ये है कि वो कोटेशन उस दिन का था जिस दिन लिखा गया, अब छपने के समय वो कोटेशन में परिवर्तन हो गया है, आज विचार भिन्न है। फिर यह भी है कि कलाकार की निगाह अपने पर टिकती भी नहीं। क्यों टिके? दुनिया में इतना कुछ देखने को पड़ा है। क्षण क्षण परिवर्तित प्रकृति वेश, जिसे उसने आंख भर देखा, इसे देखने से उसको इतना अवकाश कहाँ कि वह निगाह अपनी ओर मोड़े। यानी चारों ओर प्रतिक्षण बहुत कुछ है देखने और विचार करने के लिए एक लेखक के लिए, तो वो सिर्फ अपने बारे में ही क्या सोचे। वह तो जितना कुछ देखता है उससे भी आगे बढ़ने की व्यवस्था में देता है। मन को दिलासा, पुनः आऊँगा,
भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद, कि दोबारा इस बारे में विचार करूंगा, भले ही उसके लिए कितना ही समय क्यों ना बीत जाए। कलाकार की निगाह, अगर वह निगाह है और कलाकार की है तो सर्वदा सब कुछ की ओर लगी रहती है। यानी कलाकार की जो निगाह है यानी नज़र है, वो एक विषय और एक तरफ नहीं रहती, वो सब कुछ की ओर यानी अलग अलग विषयों की ओर उसकी नज़र टिकी रहती है। अपने पर टिकने का अवकाश उसे नहीं रहता कि वो केवल अपने बारे में देखे, अपने को देखे, अपने पर विचार करे, अपने नज़रिए को अपने लिए प्रयोग करे, ऐसा नहीं होता। निसंदेह ऐसे बहुत से कलाकार पड़े हैं जिन्होंने अपने को देखा और अपने बारे में लिखा, कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल अपने बारे में सोचते और अपने बारे में लिखते हैं। अपने बारे में लिखना तो आजकल का रोग है, यानी एक बीमारी बन गई है कि सब अपने बारे में ही लिख रहे हैं। बल्कि यह रोग इतना व्यापक है, जिसे ये नहीं है वही मानो बेचैन हो उठता है कि मैं कहीं अस्वस्थ तो नहीं हूँ, कि कहीं मैं किसी रोग से ग्रस्त तो नहीं हो गया हूँ कि मैं अपने बारे में नहीं लिख रहा। लेखकों में कई ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल अपने बारे में लिखा है, जिन्होंने अपने सिवा कुछ देखा ही नहीं, लेकिन सरसरी तौर पर अपने बारे में लिखा हुआ सब कुछ एक ही मापदंड से नहीं नापा जा सकता। उसमें कई कोटियां हैं, क्योंकि देखने वाली निगाह भी कई कोटियों की है, यानी उसको जो देखता है, परखता है, उसका नज़रिया भी अलग अलग होता है। आत्म चर्चा करने वाले कुछ लोग तो ऐसे हैं कि निज की निगाह कलाकार की नहीं, व्यवसायी की निगाह है। यूँ आजकल सभी कलाकार न्यूनाधिक यानी थोड़ी बहुत मात्रा में व्यवसायी भी हैं, यानी वो अपनी रोजी रोटी भी चला रहे, व्यवसाय भी कर रहे हैं, यानी लेखन को व्यवसाय मानकर कार्य कर रहे हैं। आत्मचर्चा आत्म पोषण का साधन है, इसीलिए आत्मरक्षा का एक रूप है। तो खुद की चर्चा खुद के पोषण का एक साधन बन गया है, इसीलिए उसी से वो अपनी रक्षा वो स्वयं भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस समय की परिस्थितियाँ कैसी हैं, कलाकार कैसे हैं, लेखक कैसे हैं, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो केवल अपने लिए लिख रहे हैं, आत्मकथ्य लिख रहे हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहा, ऐसे लगता है कि वो अस्वस्थ है, कि कहीं उससे कोई रोग तो नहीं हो गया, बीमारी तो नहीं होगी, सबसे अलग कैसे है वो। तो यहाँ पर विचार किया जा रहा है। यूँ आजकल सभी कलाकार, ये आ चुका है पहले, तो यहाँ से देखते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो कलाकार तो है लेकिन वास्तव में आत्ममुग्ध है, यानी अपने आप पर ही मोहित है। नार्सिस गोत्रीय कलाकार है, लेकिन अपने बारे में लिखने वालों में एक वर्ग ऐसा भी है जो कि वास्तव में अपने बारे में नहीं लिखते हैं, अपने को माध्यम मानकर संसार के बारे में लिखते हैं। इस कोटि के कलाकार की जागरूकता का ही एक पक्ष यह है कि यह निरंतर अपने देखने को ही देखता चलता है, अनवरत लगातार अपने संवेदन के खरेपन की कसौटी करता चलता है, यानी अपने भावों को वो खरेपन की कसौटी पर कस रहा है, इस तरह से वो विचार करता है। जिस भाव यंत्र के सहारे वह दुनिया पर और दुनिया उस पर घटित होती रहती है, उस यंत्र की ग्रहणशीलता का वह बराबर परीक्षण करता रहता है। भाव यंत्र का ऐसा परीक्षण एक सीमा तक किसी भी युग में आवश्यक रहा होगा, लेकिन आज के युग में वह एक अनिवार्य कर्तव्य हो गया है, यानी अपनी भावनाओं का पर जो यंत्रण है या भावनाओं का नियंत्रण है वो बहुत अनिवार्य है। तो अपनी निगाह में अज्ञेय यानी आज का अज्ञेय ही, लिखने के समय की निगाह में वह लिखता हुआ अज्ञेय, बस इतना ही और उतने समय का ही। तो ये क्या कह रहे हैं कि आज जो अज्ञेय है उसके बारे में वो बता रहे हैं, आगे और पीछे की चर्चा यहाँ नहीं कर रही। लिखने के समय की निगाह में वह लिखता है, यानी जिस समय वो लिख रहा है उस समय उनका नज़रिया कैसा है उसके बारे में अज्ञेय अपने बारे में यहाँ बता रहे हैं। अज्ञेय बड़ा संकोची और समाज भीरू है, यानी उनका स्वभाव कैसा है, संकोची स्वभाव के हैं। इसके दो पक्ष हैं। समाज भीरू तो इतना है कि कभी कभी दुकान में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए घुसकर भी उल्टे पांव लौट आता है, क्योंकि खरीदारी के लिए दुकानदार से बातें करनी पड़ेगी, यानी समाज से, लोगों से दूर कतराने वाला है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जिसके मूल में निजीपन की तीव्र भावना है, वह जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ प्राइवेसी कहते हैं। किन चीज़ों को अपने तक या अपनों तक ही सीमित रखना चाहिए, इसके बारे में अज्ञेय की सबसे बड़ी स्पष्ट और दृढ़ धारणाएं हैं, और इनमें से बहुत सी लोगों की साधारण मान्यताओं से भिन्न है। यह भेद एक हद तक तो अंग्रेजी साहित्य के परिचय
की राह से समझा जा सकता है, उस साहित्य में इसे चारित्रिक गुण माना गया है। मनोभावों को अधिक मुखर न होने दिया जाए, निजी अनुभूतियों के निजीपन को अक्षुण्ण रखा जाए, प्राइवेट फेसेस इन पब्लिक प्लेसेस। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो निजी अनुभूतियां हैं उनके निजीपन को बिल्कुल थोड़ा रखा जाए, यानी प्राइवेट फेसेस इन पब्लिक प्लेसेस। तो यहाँ पर ये अपने संकोची स्वभाव के कारण जनता के साथ इनका कैसा, यानी समाज के साथ इनका कैसा व्यवहार है, उन सब की बात यहाँ कर रहे हैं। लेकिन इस निरोध अथवा संयम के अलावा भी कुछ बातें हैं। एक सीमा है जिसके आगे अज्ञेय अस्पृश्य रहना ही पसंद करता है, जैसे कि एक सीमा से आगे वह दूसरों के जीवन में प्रवेश या हस्तक्षेप नहीं करता। इस तरह का अधिकार वह बहुत थोड़े लोगों से चाहता है और बहुत थोड़े लोगों को देता है। जिन्हें देता है उन्हें अबाध रूप से लेता है, बिना किसी बाधा के अपनाता है। जिनसे चाहता है कि उनसे उतने ही निर्बाध भाव से चाहता है। लेकिन जैसा कि पहले कहा गया है, ऐसे लोगों की परिधि बहुत कड़ी है, यानी ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है। तो इन पंक्तियों में आगे क्या कहना चाहते हैं कि वो कैसे स्वभाव के हैं, संकोची स्वभाव के हैं, समाज भीरू है। इसके साथ साथ उनके जो व्यवहार है वो कैसा है, जैसे कि यहाँ इन पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि प्राइवेट फेसेस इन पब्लिक प्लेसेस, अर्थात कहने का भाव क्या है कि सार्वजनिक स्थानों पर निजी चेहरे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर उनके कैसे हैं, प्राइवेट फेसेस यानी निजी चेहरे हैं। कहने का भाव क्या है कि उनका एक अलग निजी व्यक्तित्व है जो सार्वजनिक व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं और इसी प्रकार की श्रेणी में आगे भी आते हैं। वो कुछ लोगों से अबाध रूप से अपने संपर्क में रहते हैं या उनके प्रति विश्वास करते हैं या उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन उनकी परिधि बहुत कम है, यानी बहुत कड़ी है। यानी कहने का भाव क्या है कि उस परिधि तक पहुंचना बहुत कठोर है, यानी बहुत मुश्किल है। वो प्रत्येक किसी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा निजत्व में नहीं आते। इससे गलतफहमी ज़रूर होती है, बहुत से लोग बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं। कुछ को इसमें मनहूसियत की झलक मिलती है, कुछ अहम मान्यता पाते हैं कि अहंकार के वशीभूत है, कुछ अभिजात्य का दर्प है, यानी अपनी उनका जो अभिजात्य वर्ग है उसका घमंड है, कुछ और कुछ, यानी सबकी अलग अलग विचार हैं। कुछ की समझ में ये निरा आडंबर है, ढोंग है और भीतर के शून्य को छिपाता है, यानी अंदर से बिल्कुल खोखला है, जो एकांकी रहना पसंद करता है या दूसरों से अलग थलग रहना पसंद करता है। इसका मतलब क्या है, भीतर से शून्य है। जैसे प्याज का छिलके पर छिलका, यानी एक प्याज को जब हम छीलते हैं तो उसके छिलके पर छिलका, छिलके पे छिलका निकलता है और अंदर खालीपन होता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार के लोगों के विचार हैं। मैं साक्षी हूँ कि आगे को इन सब प्रतिक्रियाओं से अत्यंत क्लेश होता है, इन प्रतिक्रियाओं से बहुत दुख होता है। लेकिन एक तो ये क्लेश भी निजी है, दूसरे इसके लिए वह अपना स्वभाव बदलने का यत्न नहीं करता, न ही करना चाहता है। यानी इन बातों के लिए वो खुद को बदल नहीं सकता। सभी को कुछ और कुछ को सब कुछ वह मानता है। उसके लिए आत्मदान की परिपाटी यही हो सकती है। सिद्धांततः वह स्वीकार करेगा कि सभी को सब कुछ का आदर्श इससे अधिक ऊंचा है, पर वह आदर्श सन्यासी का ही हो सकता है, या कम से कम निजी जीवन में कलाकार का तो नहीं हो सकता कि जिस प्रकार का उसका आदर्श है वो एक संन्यास युक्त व्यक्ति का हो सकता है, कलाकार का नहीं। बहुत से कलाकार उससे भी छोटा दायरा बना लेते हैं जितना कि अज्ञेय का है, और कोई तो कुछ बाकी अपने को सब कुछ के ही आदर्श पर चलते हैं। ऐसा कोई न बचे जिसे उसने अपना कुछ नहीं दिया हो। इसके लिए अज्ञेय बराबर यत्नशील है, लेकिन सभी के लिए वह सब कुछ दे रहा है ऐसा दावा वह नहीं करता, और इस दंभ को अपने को बचाए रखना चाहता है, इस अहंकार को अपने आप के लिए वो बचाए रखना चाहता है। आगे यहाँ पर कहते हैं कि सब लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ उसे अहंकारी मानते हैं, कुछ उसे मानते हैं कि ये खोखला है, इसीलिए एकांत रहता है, इसीलिए चुप रहता है, शांत रहता है। कुछ कहता है कि निरा आडंबर कर रहा है, ढोंग कर रहा है। लेकिन आगे इन सब बातों से परे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सन्यासी का आवरण हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक विचार भी देते हैं कि एक कलाकार का जीवन ऐसा नहीं हो सकता। कलाकार सबके लिए कुछ न कुछ करता है, लेकिन आगे ये कहते हैं कि वो भी सब कुछ दे रहा है, लेकिन इस बात का वो दावा नहीं करता, पर फिर भी अपने दम, अपने अहंकार
को वो बचाए रखना चाहता है। अज्ञे का जन्म खंडरों में शिविर में हुआ था। उसका बचपन भी वनों और पर्वतों के बिखरे हुए महत्वपूर्ण पुरातत्व अवशेषों के मध्य बीता। इन्हीं के बीच उसने प्रारंभिक शिक्षा पाई। वह भी पहले संस्कृत में, फिर फारसी और फिर अंग्रेजी में। और इस अवधि में वह सर्वदा अपने पुरातत्वज्ञ पिता के साथ, क्योंकि उनके पिता का यही कार्य था, और बीच बीच में बाकी परिवार से, माता और भाइयों से अलग रहता रहा। खुदाई में लगे पुरातत्वान्वेषी पिता के साथ रहने का मतलब था अधिकतर अकेला ही रहना। और अज्ञे बहुत बचपन से एकांत का अभ्यासी है और बहुत कम चीज़ों से उसको इतनी अकुलाहट होती है जितनी लगातार लंबी अवधि तक इसमें व्याघात पड़ने से, यानी बाधा पड़ने से। जेल में अपने सहकर्मियों के दिन रात के अनिवार्य साहचर्य से त्रस्त होकर उसने स्वयं कालकोठरी की मांग की थी। यानी वो बहुत लंबे समय तक किसी के साथ नहीं रह सकता। उसे इस बात की आदत हो गई है, जब वो जेल में था और अपने साथियों के, सहकर्मियों के साथ या साथियों के साथ था, तो उसने खुद अकेलेपन के लिए कालकोठरी की मांग की थी और महीनों उसमें रहता रहा। एकांत जीवी होने के कारण देश और काल के आयाम का उसका बोध कुछ अलग ढंग का था। यानी उसका विचार, उसकी सोच कुछ अलग थी। उसके लिए सचमुच कालों हाय निर्वधि विपुला च पृथ्वी, वह घंटों निश्चल बैठा रहता। तो यहाँ पर लेखक के कहने का भाव क्या है कि वो घंटों इस बात पर विचार करता, जैसे कालो हम, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ये किस प्रकार से है? कालो हयम, कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि यह काल जो निर्वधि विपुला, यहाँ क्या है? विपुला। कहने का भाव क्या है कि अनंत और विशाल है। चह यानी और, यहाँ विसर्ग है। पृथ्वी यानी ये धरती। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जो अनगिनत समय और विशाल पृथ्वी है, उसी तरह लेखक के बारे में अगर देखें तो उसी तरह भविष्य में मेरे समान गुण वाले अन्य लोग भी उत्पन्न होंगे, भले ही वर्तमान में वो मेरी उपेक्षा करे। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि वर्तमान समय में जिसकी प्रतिभा की उपेक्षा की जाती है, आने वाले समय में उसी की प्रसिद्धि होती है या उसी की बहुत मान्यता हो जाती है। तो वह घंटों निश्चल बैठा रहता है। तो उसके लिए सचमुच में यही बात थी कि वर्तमान समय में लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में, ये भवभूति के नाटक की पंक्तियां हैं, संस्कृत नाटक है मालती माधवम, उससे ली गई ये पंक्तियां हैं। तो यहाँ थोड़ी सी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आप देखें तो अपनी पुस्तक में ये बिल्कुल ठीक दिया होगा। इतना निश्चल कि चिड़ियाँ उसके कंधों पर बैठ जाएं या कि गिलहरियाँ उसकी टांगों पर से फांदती हुई चली जाएं। पशु, पक्षी और बच्चे उससे बड़ी जल्दी हिल जाते हैं। बड़ों को अज्ञे के निकट आना भले ही कठिन जान पड़े, बच्चों का विश्वास और सौहार्द उसे तुरंत मिलता है। पशु उसने गिलहरी के बच्चे से तेंदुए के बच्चे तक पाले हैं। पक्षी बुलबुल से मोर चकोर तक, बंदी इनमें से 2-4 दिन से अधिक किसी को नहीं रखा। उसकी निश्चलता ही उन्हें आश्वस्त कर देती है। यानी बच्चों से और पशु पक्षियों से उसका विशेष प्रेम है, भले ही बड़े व्यक्ति उसके निकट आने से घबराते हों या उनसे वो तालमेल ना बिठा पाते हों। लेकिन गति का उसके लिए दुर्दांत आकर्षण है, निरी अंध गति का नहीं, जैसे तेज मोटर या हवाई जहाज की। यद्यपि मोटर वह काफ़ी तेज रफ्तार से चला लेता है। पहले शौक था, अब केवल आवश्यकता पड़ने पर चला लेने की कुशलता है, अब शौक नहीं है। आकर्षण है एक तरह की ऐसी लय युक्ति गति का, जैसे पुड़दौड़ के घोड़े की गति, हिरण की फलांग या अच्छे तैराक का अंग संचालन, या शिकारी पक्षी के झपट्टे की या सागर की लहरों की गति। उसके लेखन में, विशेष रूप से कविता में, यह आकर्षण मुखर है। यानी अब जो गति है वो अलग तरह की है। अब वो गति नहीं है जो किसी मोटर या हवाई जहाज की तेज रफ्तार की हो। अब उसकी गति बदल गई है, अब उसकी गति लेखन में है, पर जीवन में उतना ही प्रभावशाली है।
एक बार बचपन में अपने भाइयों को तैरते हुए देखकर वह उनके अंग संचालन से इतना मुग्ध हो उठा कि तैरना न जानते हुए भी पानी में कूद पड़ा और डूबते डूबते बचा, यानी मूर्छिता अवस्था में निकाला गया। लय युक्त गति के साथ साथ उगने या बढ़ने वाली हर चीज में उसके विकास की बारीक से बारीक क्रिया में आज्ञा को बेहद दिलचस्पी है। वे चीजें छोटी हो या बड़ी, चूंटी यानी चींटी और पक्षी हो या वृक्ष और हाथी, मानव शिशु हो या नगर और कस्बे का समाज। वनस्पतियों और पशु पक्षियों का विकास तो केवल देखा ही जा सकता है। शहरी मानव और उसके समाज की गतिविधियों से पहले कभी कभी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया होती थी, क्षोभ और क्रोध होता था, गुस्सा आता था। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ऐसी राजस प्रतिक्रियाएं देखने में थोड़ी बाधा जरूर होती है। अब आक्रोश को वश करके उन गतिविधियों को ठीक समझने और उनको निर्माणशील लीकों पर डालने का उपाय खोजने का मन होता है कि अब वो उन प्रतिक्रियाओं को व्यक्त ना करके उन गतिविधियों को ठीक से समझने की कोशिश करता है। यानी अब लेखक के भीतर जो परिवर्तन है वो समय के साथ आ रहा है। पहले विद्रोह था जो विषविगत था, सब्जेक्टिव था, यानी व्यक्ति विशेष के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति। विष से विगत यानी काफ़ी कड़वाहट थी। अब प्रवृत्ति है जो किसी हद तक असंपृक्त बुद्धि से प्रेरित है। एक हद तक जरूर प्रवृत्ति के साथ एक प्रकार की अंतर्मुखीनता आई। समाज को बदलने चलने से पहले अज्ञेय बार बार अपने को जांचता है कि कहाँ तक उसके विश्वास और उसके कर्म में सामंजस्य है या कि कहाँ नहीं है। यानी वो दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर झांकते हैं और अपने तालमेल को समझते हैं। यह भी जोड़ दिया जा सकता है कि वह इस बारे में भी सतर्क रहता है कि उसके निजी विश्वासों में और सार्वजनिक रूप से घोषित जो पब्लिक आदर्श है उसमें भेद तो नहीं। धारणा और कर्म में 100% सामंजस्य तो सिद्धों को मिलता है। कहने का भाव क्या है कि जो हमारी धारणा यानी विचार हैं और हमारे कर्म है, विचार और कर्म किन के आपस में तालमेल खाते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके। जबकि अज्ञेय एक सामान्य व्यक्ति विशेष है, एक कलाकार है, तो कहते हैं कि कहीं मैं इसमें कुछ गलत तो नहीं कर रहा। उतना भाग्यवान न होकर भी अज्ञेय अंतर्विरोध की भट्टी पर नहीं बैठता है। इस कारण अपने भीतर एक शांति और आत्मबल का अनुभव करता है। यानी भीतर ही भीतर उसके भीतर कोई विरोध का भाव नहीं है, इसीलिए उसका मन शांत है। शांति और आत्मबल आज के युग में शायद विलास की वस्तुएं हैं। इसीलिए इस कारण से अज्ञेय हिंदी भाइयों और विशेष रूप से हिंदी वाले भाइयों से कुछ और अलग पड़ जाता है और कुछ और अकेला हो जाता है। यानी अज्ञेय की यही खूबी है जो उसे अकेलेपन की ओर ले जाती है। यहाँ यह भी स्वीकार कर लिया जाए कि यहाँ शायद सच्चाई को अधिक सरल करके सामने रखा गया है, उतनी सरल वास्तविकता नहीं है। एक साथ ही चरम निश्चलता का और चरम गतिमयता का आकर्षण अज्ञेय की चेतना के अंतर्विरोध का सूचक है। पहाड़ उसे अधिक प्रिय है या सागर, इसका उत्तर वह नहीं दे पाया है। स्वयं अपने को भी वह सर्वदा हिमालय के हिम शिखरों की ओर उन्मुख कुटीर में रहने की कल्पना किया करता है। यानी उन ऊंची पहाड़ियों पर एक कुटिया में रहने की कल्पना करता है और जब जब उधर कदम भी बढ़ा लेता है, पर जब तब उधर जाने के बारे में सोचता है, लेकिन दूसरी ओर वह भागता है बराबर सागर की ओर। उसके उद्वेलन से एकलांता का अनुभव करता है। शांत सागर तल उसे विशेष नहीं मोहता, चट्टानों पर लहरों का घात प्रतिघात ही उसे मुग्ध करता है। यानी केवल उसकी शांति नहीं, घात प्रतिघात भी उसे आकर्षित करता है। सागर में वह 2 बार डूब चुका है। चट्टानों की ओर से सागर लहर को देखने के लोभ में वह कई बार फिसल कर गिरा है और देवात ही बच गया है, यानी ईश्वर की कृपा से बच गया है। पर मन स्थिति ज्यों की त्यों है। वह हिमालय के पास रहना चाहता है पर सागर के गर्जन से दूर नहीं रहना चाहता। कभी हंसकर कह देता है, मेरी कठिनाई यही है कि भारत का सागर तट सपाट दक्षिण में है, कहीं कहीं पहाड़ी तट होता तो। यानी कहीं पर जो सपाट दक्षिण का भाग है वहाँ पहाड़ भी होते
तो क्योंकि इस अंतर्विरोध का हल नहीं हुआ है, इसीलिए वह अभी स्वयं निश्चयपूर्वक नहीं जानता कि वह अंत में कहाँ जा टिकेगा, दिल्ली या कोई भी शहर, तो वह विश्राम स्थल नहीं होगा। यह वह ध्रुव मानता है, यानी ये धुरी मानता है, दिल्ली या कोई शहर मेरा विश्राम स्थल नहीं होगा, पर वह कुर्माचल हिमालय में होगा कि कुमारी अंतरीप के पास, जहाँ चट्टानें तो हैं, या समझौते के रूप में विंध्य के अंचल की कोई वनखंडी, वन का भाग, जहाँ नदी नाले का मरमर ही हर समय सुनने को मिलता रहे। इसका उत्तर उसे नहीं मिला, यानी वो कहाँ जाकर रहेगा ये नहीं जानता। उत्तर की कमी कई बार एक अशांति के रूप में प्रकट हो जाती है। वह कहीं जाने के लिए बेचैन हो उठता है। मुक्तिवाद बोध का माइग्रेशन इंस्टिक्ट यहाँ पर जो मुक्ति बोध का माइग्रेशन इंस्टिंक्ट की बात की गई है, इसका अभिप्राय क्या है कि जो जन्मजात स्वभाव होता है उसी पर मुक्तिबोध बल देते हैं कि जो व्यक्ति का जन्मजात स्वभाव है। तो यहाँ पर भी अज्ञे को लगता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुक्तिबोध का ये विचार, उसी के अनुसार उनका भी स्वभाव है, माइग्रेशन इंस्टिंक्ट। कभी इसकी सूरत निकल आती है, कभी नहीं निकलती, तो वह घर ही का सब सामान उलट पुलट कर उसे नया रूप दे देता है। और बैठक को शयन कक्ष, शयन को पाठागार, पाठागार को बैठक इत्यादि, यानी अपने घर में ही परिवर्तन कर लेता है। उससे कुछ दिन लगता है कि मानो नए स्थान में आ गया, फिर वह पुराना होने लगता है और फिर समय सब बदल दिया जाता है। इसीलिए घर का फर्नीचर भी आगे अपने डिज़ाइन का बनवाता है। ये जो 3 चौकियों हैं न, इन्हें यूँ जोड़ दिया जाए तो पलंग बन जाएगा। ये जो 2 डेस्क सी दिखती हैं, एक को घुमाकर दूसरे से पीठ जोड़ दीजिए, भोजन की मेज बन जाएगी। यदि आप फर्श पर नहीं बैठ सकते, वह जो पलंग दिखता है उसका पल्ला उठा दीजिए, नीचे वह संदूक है, या उसे एक सिरे पर खड़ा कर दीजिए तो वह अलमारी का काम दे जाएगा। दीवार पर शरद ऋतु के चित्र है न, सबको उल्टा दीजिए। अब सब चित्र बसंत के अनुकूल हो गए। अब बिछावन भी उठाकर शीतल पार्टियों डाल दीजिए, सभी चीज़ों का तालमेल हो जाएगा। शीतल पार्टी है ये। शीतल पार्टी क्या होती है? जो घास की बनी हुई पट्टियाँ होती हैं जिनको पर्दे के तौर पर लगाया जाता है, तो ये क्या है? शीतल पार्टी। तो कहने का भाव क्या है कि उसका स्वभाव इसी प्रकार का है कि एक जगह उसको बेचैनी होने लगती है, थोड़े समय के बाद उसे जीवन में बदलाव अनिवार्य लगता है। पुरातत्ववेत्ता की छाया में अकेले रहने का एक लाभ अज्ञे को और भी हुआ, चाहे विरोधी के रूप में चाहे पालक के रूप में। वह बराबर परंपरा के संपर्क में रहा। रूढ़ी और परंपरा अलग अलग चीज़ें हैं, यह उसने समझ लिया। रूढ़ी वह तोड़ता है और तोड़ने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन परंपरा तोड़ी नहीं जाती, बदली जाती है या आगे बढ़ाई जाती है, ऐसा वह मानता है और इसी के लिए यत्नशील है। यानी अज्ञे किसके विरोधी हैं? रूढ़िवादिता के विरोधी हैं, लेकिन परंपरा के विरोधी नहीं है। वो कहते हैं कि परंपरा को कभी तोड़ा नहीं जाता, समय अनुसार उसमें बदलाव करके उसे आगे बढ़ाया जाता है। कहना सही होगा कि वह मर्यादावान विद्रोही है, यानी मर्यादा में रहकर विद्रोह करने का स्वभाव है। फिर इस बात को चाहे आप प्रशंसा से कह लीजिए या चाहे व्यंग्य और विद्रूप से। एक और एकांत और दूसरे में एकांत का निरंतर बदलता हुआ परिवेश, कभी कश्मीर की उपत्यकाएं, कभी बिहार के देहात, कभी उपत्यकाएं से अभिप्राय क्या है? ऊंची चोटियाँ, कभी बिहार का देहात, कभी कोटागिरी नीलगिरी के आदिम जातियों के गांव, कभी मेरठ के खादर और कभी असम और पूर्वी सीमांत के वन प्रदेश। इस अनवरत बदलते हुए परिवेश ने अकेले अज्ञे के आत्मनिर्भरता का पाठ बराबर दोहराया है। यानी इन सब प्रांतों में स्थानों पर वो अकेले जीवन यापन कर चुका है, इसीलिए अकेलापन उसे प्रिय है। इस कारण वह जितना जैसा जिया है, अधिक सघनता और तीव्रता से जिया है। रूप रस गंध गान सभी की प्रतिक्रियाएं उसमें अधिक गहरी हुई है। सिद्धांततः भी वह मानता है कि कवि या कलाकार इंद्रिय चेतना की उपेक्षा नहीं कर सकता, यानी जो उसकी इंद्रियों के माध्यम से जो जागृति है उससे वो मुख नहीं मोड़ सकता। और परिस्थितियों ने उसे इसकी शिक्षा भी दी कि इंद्रिय संवेदन को
कुंद न होने दिया जाए, यानी उनको ख़त्म न होने दिया जाए। यह यूं ही नहीं कि आँख, कान, नाक आदि को ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है, यानी वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से संपूर्ण अपने आसपास की प्रकृति को देखता है, आसपास के जीवन को देखता है और उसे समझने का प्रयास करता है। ये कलाकार की खूबी भी है। ये वास्तव में खिड़कियां हैं जिनमें से व्यक्ति जगत को देखता और पहचानता है। यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वो वास्तव में क्या है, हमारे शरीर की वो खिड़कियां हैं जहां से हम संसार को देखते हैं और पहचानते हैं। इनके संवेदन को अस्वीकार करना संन्यास या वैराग्य का अंग नहीं है। यानी हम संवेदनहीन हो जाए, अपनी इंद्रियों का कहा सुना ना करें, तो ये संन्यास नहीं और ना ही ये वैराग्य है। यह पंथ आसक्ति को छोड़ता है, यानी इन संवेदनों से बंद नहीं जाता। यह नहीं है कि इनका उपयोग ही वह छोड़ देता है। जब आगे को ऐसे लोग मिलते जो गर्व से कहते हैं कि हमें तो खाने में स्वाद का पता ही नहीं रहता, हम तो यह भी लक्ष्य नहीं करते कि दाल में नमक कम है या ज़्यादा, तो आगे को हंसी आती है। यानी ये अपने आप को सन्यासी कहते हैं, इंद्रियों से विमुख हो गए हैं, लेकिन आगे को ऐसे लोगों पर हंसी आती है, क्योंकि यह वह अस्वाद नहीं जिसे आदर्श माना गया। यह केवल एक विशेष प्रकार की पंगुता है, यानी अपंगता है। इसमें और इस बात पर गर्व करने में कि मुझे तो यह भी नहीं दिखता कि दिन है या रात है, कोई अंतर नहीं। अगर अंधापन या बहरापन श्लाघ्य नहीं है तो जीभ या त्वचा का अपस्मार ही क्यों श्लाघ्य है। तो यह कहने का भाव क्या है, तो फिर जीभ और जो त्वचा है उसका क्या महत्व। तो यह क्या कहना चाहते हैं कि अगर अंधापन या बहरापन ही श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय नहीं है, तो जीभ या त्वचा का अपस्मार क्या होता है, मिर्गी का रोग जिसको कहते हैं, वही क्यों प्रशंसनीय है। ज्ञानेंद्रियों की सजगता अज्ञ की कृतियों में प्रतिलक्षित होती है और वह मानता है कि होनी भी चाहिए। यानी ज्ञानेंद्रियां व्यक्ति की सजग होनी आवश्यक है, ऐसा आगे मानते हैं। कोई अगर कहे कि मुझे किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता, मैंने संन्यास प्राप्त कर लिया है या मैंने सब पर विजय प्राप्त कर ली है, तो ये बात वो उचित नहीं मानते। कम या ज़्यादा नमक होने पर भी दाल खा लेना एक बात है और इसको नहीं पहचानना बिल्कुल दूसरी बात है। कि हम वशीभूत होकर किसी बात के या कभी कभी मौके की नज़ाकत के अनुसार नमक कम या ज़्यादा होने पर दाल खा लें, वो अलग बात है। लेकिन हम ये कहें कि मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दूसरी बात है। आगे मानता है कि बुद्धि से जो काम किया जाता है उसकी नींव हाथों से किए गए काम पर है। जो लोग अपने हाथों का सही उपयोग नहीं करते, उनकी मानसिक सृष्टि में भी कुछ विकृति या एकांगिता आ जाती है, यानी वो मानसिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं रहते। यह बात काव्य रचना पर विशेष रूप से लागू है, क्योंकि अन्य सब कलाओं के साथ कोई न कोई शिल्प बंधा है। यानी सब कलाएं हाथों का भी कुछ कौशल मांगती है। एक काव्य कला ही ऐसी है कि शुद्ध मानसिक कला है, यानी कविताएं हम मानसिक तौर पर लिख सकते हैं, लेकिन सभी कलाएं हाथों का स्पर्श चाहती है। प्राचीन काल में शायद इसीलिए कवि कर्म को कला नहीं गिना जाता था। आगे प्राय ही हाथ से कुछ न कुछ बनाता रहता है और बीच बीच में कभी तो मानसिक रचना को बिल्कुल स्थगित करके केवल शिल्प वस्तुओं के निर्माण में लग जाता है। बढ़ईगिरी, बागवानी का उसे खास शौक है, लेकिन और भी बहुत सी दस्तकारियों में थोड़ी बहुत कुशलता उसने प्राप्त की है और इनका भी उपयोग जब तब करता रहता है। अपने काम के देसी काट के कपड़े भी वह सी लेता है और चमड़े का काम भी कर लेता है। थोड़ी बहुत चित्रकारी और मूर्तिकारी वह करता है। फोटोग्राफी का शौक भी उसे बराबर रहता है और बीच बीच में प्रबल हो उठता है, यानी वो फोटोग्राफी का शौक तेज हो उठता है। तो कहने का भाव क्या है कि अज्ञेय हस्त यानी हाथों का संचालन या हाथों को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। कोई भी कला बिना हाथों के अधूरी है और आगे को सभी प्रकार की कलाओं का शौक है। हाथों से चीज़ें बनाने के कौशल का प्रभाव ज़रूरी तौर पर साहित्य रचना पर भी पड़ता है। आगे प्राय मित्रों से कहा करता है कि अपने हाथ से लिखने और शीघ्र लेखक को लिखाने में एक अंतर यह है कि अपने हाथ से लिखने में जो बात 20 शब्दों में कही जाती, लिखाते समय उसमें 50 शब्द या 100 शब्द भी सर्फ कर दिए जाते हैं। मितव्यय कला का एक स्वाभाविक धर्म है। रंग का, रेखा का, मिट्टी या शब्द का अपव्यय
भारी दोष है। तो कहने का भाव क्या है कि हम दूसरे को बोलकर अगर कुछ लिखवाते हैं तो उसमें अधिक शब्द भी लगते हैं, जबकि हम खुद अगर लिखें तो कम शब्दों में सटीक बात कही जा सकती है। अपने हाथ से लिखने में परिश्रम किफ़ायत की ओर सहज ही जाता है। लिखाने में इसमें चूक भी हो सकती है। विविध प्रकार के शिल्प के अभ्यास से मितव्यय का किसी भी इष्ट की प्राप्ति में कम से कम श्रम का सिद्धांत सहज स्वाभाविक बन जाता है। यानी श्रम मेहनत का जो सिद्धांत है अपने इष्ट अपने उद्देश्य की प्राप्ति में। भाषा के क्षेत्र में इसी नपी तुली सुलझी हुई बात कहने की क्षमता बढ़ती है। तर्क पद्धति व्यवस्थित, सुचिंतित और क्रम संगत होती है। अगेय इन सबको साहित्य के बड़े गुण मानता है और बराबर यत्नशील रहता है कि उसका लेखन इस आदर्श से रसखलित न हो, यानी इस रस का अभाव उसमें ना आए। दूसरे की बात को वह ध्यान से और धैर्य से सुनता है। दूसरे के दृष्टिकोण का, दूसरे की सुविधा का, दूसरे और प्रिय अप्रिय का वह बहुत ध्यान रखता है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा। नेता के गुणों में एक यह भी होता है कि अपने दृष्टिकोण को अपने पर इतना हावी हो जाने दें कि दूसरे के दृष्टिकोण की अनदेखी भी कर सके। निरंतर दूसरे के दृष्टिकोण को देखते रहना नेतृत्व कर्म में बाधक भी हो सकता है। इसीलिए नेतृत्व करना आगे के वश का नहीं। वह सही मार्ग पहचान कर और उसका इंगित देकर भी फिर एक तरफ हट जाएगा, यानी इशारा कर देगा कि सही रास्ता कौन है, लेकिन खुद एक तरफ हो जाएगा, क्योंकि दूसरों का दृष्टिकोण दूसरा है और वह उस दृष्टिकोण को भी समझ सकता है। तो अगर यह नेतृत्व करने पर बल नहीं देते, बल्कि दूसरे को मार्ग दिखाने पर बल देते हैं और स्वयं उस मार्ग से हटने का प्रयास करते हैं। मार मारकर हकीम न बनाने की इस प्रवृत्ति के कारण आगे को विश्वास बहुत लोगों का मिला है। मित्र उससे कम रहे हैं, पर अपनी समस्याएं लेकर बहुत लोग उनके पास आते हैं। ऐसे लोगों को खुलकर बात करने में कभी कठिनाई नहीं होती। सभी की सहायता की जा सके ऐसे साधन किसके पास हैं? धीरज और सहानुभूति से सुनना भी एक सहायता है, जो हर कोई दे सकता है पर देता नहीं। लेकिन इस धीरज के साथ साथ अव्यवस्थित चिंतन के प्रति उसमें एक तीव्र असहिष्णुता भी है। चिंतन के क्षेत्र में किसी तरह का भी लबड़ धोधोपन उसे सख्त नापसंद है, यानी उसमें वो एक तरह से ऊहा पटक नहीं करते, या उसमें एक तरह से चिंतन के क्षेत्र में किसी तरह की उलटफेर उसे पसंद नहीं है, और इस नापसंदगी को प्रकट करने में वो संकोच भी नहीं करता। इसीलिए उसके मित्र बहुत कम है, हिंदी वालों में और भी कम, क्योंकि हिंदी साहित्यकार का चिंतन भारतीय साहित्यकारों की अपेक्षा अधिक ढुलमुल होता है। साहित्यकार ही क्यों, हिंदी के आलोचकों और अध्यापकों का सोचने का ढंग भी एक नमूना है। आगे हिंदी के हाथी का दिखाने का दांत है। कभी कभी उसको इस पर आश्चर्य भी होता है और खीज भी, क्योंकि वह अनुभव करता है कि हिंदी के प्रति उसकी आस्था अनेक प्रतिष्ठित हिंदी वालों से अधिक है, और साथ ही यह भी कि वह बड़ी गहराई में और बड़ी निष्ठा के साथ भारतीय है। यानी वे खाने के दांतों की अपेक्षा हिंदी के हाथी का अधिक अपना है। यूँ तो खैर दांत ही हाथी का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हाथी भी दांत का हो, लेकिन शायद ऐसा सोचना भी आगे की दुर्बलता है। यह भी दूसरे के दृष्टिकोण को देखना है। वह अपने को हिंदी का मानकर चलता है। जब भी ऑर्थोडॉक्स हिंदी वाला हिंदी को अपनी मानता ही नहीं, वैसा दावा भी करता है, आगे अपने को भारत का मानता है, जबकि ऑर्थोडॉक्स भारतीय देश को अपना मानता है। हिंदी के एक बुजुर्ग ने कहा था, विदेशियों में हिंदी पढ़ाने के लिए तो आगे बहुत ही उपयुक्त हैं, बल्कि इससे योग्यतर व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय विश्वविद्यालयों में और यहाँ उनका स्वर एकाएक बिल्कुल बदल गया था। और हिंदी क्षेत्र में देखिए, हिंदी क्षेत्र में हिंदी साहित्य पढ़ाने के लिए तो दूसरे प्रकार की योग्यता चाहिए। इस कथन के पीछे जो प्रतिज्ञाएं हैं उनसे आगे को अपना कलेश होता है, लेकिन और इसे उसका अतिरिक्त दुर्भाग्य समझिए, इस दृष्टिकोण को वह समझ भी सकता है। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि कुछ विचारकों के विचार है कि आगे के हिंदी के प्रति जो लगाव है वो हाथी के दांतों के समान है, दिखाने की ओर, खाने की ओर। लेकिन आगे इस बात का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि वो उतने ही भारतीय हैं और उतना ही वो हिंदी से भी प्रेम करते हैं।
अन्य विद्वान का भी ये विचार उन्होंने बताया है, इसमें शामिल किया है कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि विदेशों में हिंदी पढ़ाने में अज्ञे से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है, जबकि भारतीय विश्वविद्यालयों में उनका स्वर थोड़ा अलग है। पिछले 10 वर्षों में उनके कार्य की जड़ में यही उभयनिष्ठ भाव लक्षित होता है। यह दिखाने का दांत चालानी माल, एक्सपोर्ट कमाडिटी के रूप में बराबर रहता रहा है, लेकिन हर बार इसलिए लौट आया है कि अंततोगत्वा आखिरकार वह भारतीय है, भारत का है और भारत में ही रहेगा। यह समस्या अभी उसके साथ है और शायद अभी कुछ वर्षों तक रहेगी। बचपन में उसके भविष्य के विषय में जिज्ञासा करने पर उसके माता पिता को एक ज्योतिषी ने बताया था कि इस जातक के शत्रु अनेक होंगे, लेकिन हानि केवल बंधुजन ही पहुंचा सकेंगे, यानी जो अपने हैं वही उसे नुकसान पहुंचाएंगे, भाई मित्र। अज्ञे नियतिवादी नहीं है, लेकिन स्वीकार करता है कि चरित्र की कुछ विशेषताएं जरूर ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के भविष्य का निर्माण करती हैं। इसीलिए शायद यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है कि अनेक शत्रुओं के रहते हुए भी अज्ञे वश्य है, तो केवल अपने बंधुओं के द्वारा। किससे बंधे हुए हैं? केवल अपने मित्रजनों के द्वारा। ऐसा ही अच्छा है। उसी ज्योतिषी ने यह भी बताया था कि इस जातक के पास कभी कुछ जमा जत्था नहीं होगा, लेकिन साथ ही ज़रूरी खर्चे की कभी तंगी भी नहीं होगी। या तो फकीर होगा या राजा। और फिर कुछ रुककर शायद फकीरी की आशंका के बारे में माता पिता को आश्वस्त करने के लिए और सत्यम ब्रूयातः प्रियम ब्रूयातः को ध्यान में रखकर उसने एक वाक्य और जोड़ दिया था, जिसकी व्यंजनाएं अनेक है। यह असल में तबीयत का बादशाह होगा। जी हाँ, तबीयत के अलावा और कोई बादशाह अज्ञे को नहीं मिली है, लेकिन यह बनी रहे तो दूसरी किसी की आकांक्षा भी उसे नहीं है। यानी वो खुश मिजाज तबीयत के हैं, एकांकीपन में रहकर भी, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होकर भी उनका जो विचार है वो अलग प्रकार का है। भाई बंधु उनके साथ कम है, मित्र उनके साथ कम है, लेकिन फिर भी वो अकेलेपन में खुश नजर आते हैं। तबीयत के वो बादशाह है। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि ये बात उन्हें पहले से ही शायद उनके परिजनों को किसी ज्योतिषी के द्वारा बता दी गई थी, लेकिन जिस प्रकार ज्योतिषी ने उसके माता पिता को आश्वस्त किया कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो को ध्यान में रखकर, और कि सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय बोलो, ताकि उनके माता पिता को चिंता ना हो। इसीलिए ज्योतिषी ने भी कह दिया कि ये असल में तबीयत का बादशाह होगा, और वास्तव में जो अज्ञे हैं वो तबीयत के बादशाह भी सिद्ध हुए हैं। तो ये उनकी अपने जीवन के प्रति एक नज़रिया है जो उन्होंने इस रचना में अभिव्यक्त किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि रचना आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी समीक्षा इसी में से निकलेगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही मैं उस पर भी एक वीडियो बना पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहें।